दोस्तों कहते हैं कि जब दुश्मन ही आपकी जीत की दुआ करने लगे तो बात तो होगी। जब ज़मीं दोज़ हो चुकी कोई लाश दोबारा खड़ी उठ जाए और अपने आप को जिंदा घोषित कर दे तो बात तो होगी। और राजनीति में जब तक बंटवारा ना हो, जब तक एक दूसरे की ज़मीन ना खींची जाए, तब तक राजनीति होती नहीं है। और राजनीति होती है तो बात ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। राजनीतिक बात करने से पहले दो शब्द मैं उस महान कलाकार की याद में कहना चाहता हूँ जो आज हम सब को छोड़कर चला गया, जिनका नाम था आशा भोसले। मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संगीत सुनने का जो दौर था, जो सुनहरे संगीत का सुनहरा दौर था, उसका आज अंत हो गया। आज भी भारत में जब बात संगीत की आती है तो सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया जाता है? चार नाम आपके दिमाग में तुरंत आते हैं: मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तीन हमें छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, एक बची थी, वो भी आज इस दुनिया को अलविदा कह गई। एक संगीत का पूरा युग खत्म हो गया है। वो संगीत जो सदियों सदियों गूंजता रहेगा। सिंगर आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, रोज़ आते रहेंगे, लेकिन जो युग आज ख़त्म हुआ है ना, ये युग दोबारा कभी ना आएगा और ना आ सकता है। इसलिए आज की बात शुरू करने से पहले मेरे पूरे टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आशा भोसले जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जगा दे। मुस्लिम एरिया सिर्फ टीएमसी है। ऑप्शन में कांग्रेस अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना मुस्लिम एरिया में सिर्फ टीएमसी है। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो 99 बोलो 100 बोलो, जो डेटॉल का ऐड है ना, 99% 9 को मिटाएगा, वो एक को नहीं मिल रहा है, वो एक भी नहीं जाएगा बीजेपी। ऐसे एक बच्चे ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि क्यों बीजेपी, आपको समझ में आया, कांग्रेस की जीत के लिए दुआ कर रही है। क्योंकि इस बच्चे ने जो कहा ना कि सारा तृणमूल कांग्रेस को जाएगा, ऑप्शन के तौर पर सिर्फ मुसलमान अगर कोई देखेगा तो वो कांग्रेस को देखेगा। यही बीजेपी चाहती है। बीजेपी यही चाह रही है कि किसी तरह से कांग्रेस इन मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम डोमिनेट इलाकों में अपनी पैठ बनाए। इसके लिए कांग्रेस को अगर 30-20 सीटें मिल भी जाती है ना, तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी जानती है कि जो भी नुकसान होगा वो तृणमूल कांग्रेस का होगा, इसलिए कांग्रेस की जीत की दुआ मांगी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के अंदर का सूत्र बताता है कि कांग्रेस अभी, जब ऐलान किया था अकेले लड़ने का लेफ्ट से अलग होकर, तो दो मेजर रीज़न थे उसके। पहला रीज़न था कि प्रदेश में फिर से अपने आप को खड़ा करना है और इन विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के तौर पर अपना आप को दर्ज कराना है। तीसरी पार्टी मतलब कि प्रदेश में टीएमसी और बीजेपी के बाद अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। यानी लेफ्ट के सफाई का कांग्रेस मान चुकी है कि अब लेफ्ट का पश्चिम बंगाल में उदय होना नामुमकिन है। इसके लिए कांग्रेस ने टारगेट रखा था कि पिछली बार के शून्य को तोड़ना है। 6 से 10 सीटों के बीच में कांग्रेस ने टारगेट किया था। लेकिन अब सुना है, अब जब से प्रचार में कांग्रेस उतरी है तो उम्मीदें बढ़ गई है। अब कांग्रेस हाईकमान ने पश्चिम बंगाल की जो इकाई है उनसे बातचीत के बाद तय किया है कि टारगेट डबल डिजिट का रहेगा, कि पहला निशाना है कि कांग्रेस को डबल डिजिट में आना है। अब डबल डिजिट आपको मालूम है 10 से लेके 20 तक, 19 तक, कुछ भी हो सकता है या उससे भी ऊपर हो सकती है। डबल डिजिट टारगेट है। अब डबल डिजिट टारगेट के लिए जाहिर सी बात है जोर ज़्यादा लगेगा। उसी लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब पश्चिम बंगाल के रण में उतर रहे हैं। राहुल गांधी 14 तारीख को वहाँ उतर रहे हैं और प्रियंका गांधी शायद 16 या 18 तारीख को वहाँ जाने वाली है।
ये पहला दौर, उसके बाद हो सकता दोबारा भी जाए। अब ऐसे में जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फ़िलहाल सभाएं प्लानिंग की गई है, वो वही इलाके हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है, जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है। लेकिन समस्या यहाँ कांग्रेस के साथ एक और आ जाती है। क्या समस्या ये है कि कांग्रेस अगर वहाँ ज़ोरदार प्रचार से उतरती है पश्चिम बंगाल में, तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रचार है वो बड़ा सधा हुआ हो, वो एक तरह से तलवार की धार पर चलने वाला है। इधर गए तो इधर कटे, उधर गए तो उधर कटे। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको विधानसभा में वोट मांगने हैं तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को तो निशाने पे लेना ही लेना है, वो तो बिन कही बात है, डिसाइडेड बात है। लेकिन क्योंकि वहाँ 2 बार से राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, तो तृणमूल कांग्रेस को भी निशाने पर लेना होगा। यहीं पर सभी नेताओं की घिघी बन जाती है, यहीं पर सबको सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नहीं है, मामला 2029 का है और इंडिया गठबंधन का है। ममता बनर्जी के साथ हालिया अगर आप कुछ वो देखें, वक्त देखें, तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूरी के बाद थोड़ी सी नज़दीक आते दिखी है, खास करके जब सीईसी ज्ञानेश कुमार और जो एसआईआर का मुद्दा है, इन दोनों को लेकर और अपना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, इन मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक पेज पर नजर आए, एक साथ नजर आए। शायद उसी कोशिश में, शायद नहीं कन्फर्म है कि उसी कोशिश में कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दूसरा चेहरा दे दिया था, क्योंकि ममता बनर्जी पर बहुत तीखे हमले अधीर रंजन चौधरी पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। फ़र्क इतना आ गया कि अधीर रंजन चौधरी अब जो तीखा हमला ममता बनर्जी पर या उनकी पार्टी पर करते हैं, वो बहुत सधा हुआ करते हैं। डेढ़े भाई आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं, तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं। तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ आए, लेकिन रोना धोना मत करो, और वो भी घड़ियाली आंसू निकालना बंद करो, ये शोभा नहीं देते। यही दुविधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आने वाली है कि बहुत सधे हुए तरीके से अपनी बात कहनी है। अब आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 1978 के बाद सत्ता हासिल नहीं हुई है। 5 दशक के करीब हो गए। इन 5 दशकों में पश्चिम बंगाल ने राजनीतिक रूप में सबसे ज़्यादा हिंसा देखी है। जब लेफ्ट सत्ता में थी तब भी राजनीतिक हिंसा होती थी, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तब भी राजनीतिक हिंसा होती है, और अब बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है तब भी खूनी संघर्ष हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने तीसरी लाइन प्रचार में चुनी है। कांग्रेस लोगों के सामने जो विजन रख रही है, लोगों के सामने जिस कार्ड को खेल रही है, वो कार्ड है बीसी रॉय मॉडल, इंदिरा गांधी कनेक्शन, शांति, प्रगति, उद्योग और स्वास्थ्य का वादा। अब मैं बताता हूँ आपको बीसी रॉय क्या है। बीसी रॉय यानी विधान चंद्र रॉय, जो सन 47 से लेकर 68 तक पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, नेहरू के समकालीन थे। बीसी रॉय को मॉडर्न
पश्चिम बंगाल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। कांग्रेस यही वादा कर रही है कि जो अगर आप बीसी रॉय मॉडल चाहते हैं तो हमें मौका दीजिए। बीसी रॉय मॉडल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर से बीसी रॉय मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा, जिसमें चुनावी हिंसा से दूर बना के शांति की तरफ जाया जाएगा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे प्रगति होगी, प्रदेश की प्रगति, उद्योग विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सब पर काम किया जाएगा। अब ऐसे में जो वोटर है उसके अंदर भी कांग्रेस ने एक हलचल पैदा कर दी है। जिन्होंने कांग्रेस के राज में वोट किए थे, जिन्होंने कांग्रेस का राज देखा हुआ है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उनका कहना है कि भाई ये राज जो है कांग्रेस का, उसी वक्त हॉस्पिटल, रोड्स, ये सारी चीज़ें बनी थी। उनका कहना था कि कांग्रेस के टाइम पे जो है वो डिसिप्लिन था, सब कुछ था, डेवलपमेंट था, जो आज मिसिंग है। और जो नई जनरेशन है, जिन्होंने कांग्रेस का राज देखा ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ सुना है, उनका भी ये कहना है कि इन्होंने कांग्रेस के शासन के अच्छाई और बुराई दोनों सुने हैं, लेकिन हमें जो मैटर करता है वो है हमारा आज। और हमारा आज ये कहता है कि बदलाव ज़रूरी है, लेकिन इस बदलाव के बीच में बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनका एग्जाम्पल भी इन सब के सामने है कि वहाँ पर स्थितियाँ कितनी ख़राब है। तो ये दोनों जनरेशन के दोनों तरह की सोच कांग्रेस पैदा कर पा रही है, क्योंकि वो बीसी रॉय मॉडल सामने रख रही है। साथ में कांग्रेस एक चीज़ और कर रही है, इंदिरा गांधी का पश्चिम बंगाल के साथ जो कनेक्शन है उसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं ना, मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मेरा बड़ा पुराना नाता है, मेरा यहाँ ये कनेक्शन है, मेरा वो कनेक्शन है। उसी तर्ज पर कांग्रेस भी बता रही कि इंदिरा गांधी ने भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में कुछ वक्त बिताया था, यहाँ की पढ़ाई की थी, तो वो इंदिरा गांधी का स्पेशल कनेक्शन था पश्चिम बंगाल के साथ। उसी को शायद प्रियंका गांधी अपने भाषण के ज़रिए उसी का संदेश देने की कोशिश करेगी, यानी थर्ड ऑप्शन दे रही है। और ये बात सही है, जब संघर्ष चारों तरफ दिख रहा हो, जब सत्ता के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ाई दिख रही हो ना, तब आदमी फेडअप होके, 5 दशक में तो खैर बहुत फेडअप हो जाते हैं, पर पश्चिम बंगाल के भी लोग फेडअप होके शायद हो सकता है कांग्रेस के जो नया ऑप्शन है, कांग्रेस का जो नया विजन है, उसको पसंद करें, जहाँ पर बात शांति की हो, जहाँ पर बात एक दूसरे पे पर्सनल अटैक की ना हो, जहाँ पर बात विकास की हो, और एक प्रूवन मॉडल को दोबारा लागू करने का जहाँ पर वादा हो। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिल जाएगी कि सरकार बना लेगी, कतई नहीं। अगर कोई ये कह रहा है या सोच रहा है तो या तो वो खुद बेवकूफ़ है या दूसरों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की ये बातें लोगों को समझ में आती है और कांग्रेस डबल डिजिट में अपना वोट शेयर और सीटों को ले जाती है, तो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम 2029 का लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव के लिए करेगी। अब ये सिनारियो है कि दुश्मन का दुश्मन न दोस्त, ये पश्चिम बंगाल में फिलहाल विधानसभा चुनाव में स्थिति है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल शायद अकेला ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कांग्रेस की जीत के लिए दुआ कर रही है। जी हां, कांग्रेस की जीत के लिए बीजेपी दुआ कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का वहां ऐलान किया। अकेले चुनाव लड़ रही है, 294 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2 दशक बाद कांग्रेस अपना सब कुछ लुटवाने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या रहेगी ये तो जनता फैसला करेगी। हमने 20 साल के बाद में 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, और वो कोई हमारा जाति फैसला नहीं था, अध्यक्ष जी का जाति नहीं। हमने 6 महीने पूरे बंगाल में आम लोगों से भी राय ली और अपने कार्यकर्ताओं से भी राय ली।
तो उस राय के बाद कांग्रेस के तमाम रैंक एंड फाइल ने ये यहाँ से आवाज़ दी कि हमें सारी सीटों पर लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, कोई जोड़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोड़ की वजह से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता फिर दब जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के उस फीडबैक पर हमारे हाईकमांड ने फैसला ले लिया कि हम यहाँ 294 सीटों पर आज लड़ भी रहे हैं। अभी तक बंगाल में 294 सीटों पर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है जो अपने आप को दनकुशी कहते हैं, चाहे टीएमसी हो या भाजपा हो, जो बड़े बड़े दखल दे रहे हैं, वो भी 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं दे पाए। दरअसल वो 2006 आखिरी साल था जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। उसके बाद कभी तृणमूल कांग्रेस तो 2 बार लेफ्ट के साथ विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार पार्टी का ग्राफ नीचे ही आया। तो इस बार कहा कि अब इससे नीचे तो धरती है, बस धरती में समाना बाकी है, उससे बेटर है अकेले लड़ा जाए और कोशिश करके प्रदेश में तीसरे नंबर में तो पहुंचा जाए, जो मुझे लगता है कांग्रेस कर लेगी। तीसरे नंबर पे पहुंचने की जो कवायद है वो पूरी हो सकती है और इसी में बीजेपी का भी फायदा है। क्यों बीजेपी दुआ मांग रही है उसको समझने से पहले ज़रा एक बार कांग्रेस का जो हालिया बंगाल का सफ़र है वो देखना भी ज़रूरी है। देखिए, कांग्रेस का हालिया अगर आप सफ़र देखें तो 2016 में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 12.25% वोट मिला था। वही विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। 2019 के लोकसभा में 5.7% वोट मिला था। 2021 की विधानसभा प्रतिशत में घटकर वो 3% रह गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में 4.7% वोट पड़ा है। अब खेल सारा यहीं पर है। क्यों? क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में 30 ऐसी विधानसभा 30% जो जनसंख्या है, 30% जो मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता है और तकरीबन 114 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता का दखल है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर में है। और यही बीजेपी को मुश्किलात होती है, पिछले चुनाव में भी और इस बार भी हो रही है। वहीं अगर कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट अपनी ताल ठोकी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का भी निशाना माइनॉरिटी वोट पर ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की जो उम्मीद है, कांग्रेस की उम्मीद जिन ज़िलों से है, जिन इलाकों से है, वो है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, बीरभूम, नादिया, कूच बिहार, हावड़ा और कोलकाता। ये सब इलाके एक वक्त में कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, कांग्रेस की यहाँ पर चलती थी। मालदा का तो आपको ये बताऊं, मालदा का हालिया सीन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि 2011 में 49 में से 25 सीटें कांग्रेस जीती थी विधानसभा की, मालदा में 31.6% वोट प्रतिशत के साथ। 2016 में आंकड़ा 26 पहुंचा और 29.1% वोट के साथ, लेकिन 2021 में ये आंकड़ा 0 पर पहुंच गया और यहाँ पर कब्जा हो गया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस इस बार भी जो सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है वो मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दक्षिण दिनाजपुर और 24 परगना इलाके से ज़्यादा है। यहीं पर कांग्रेस के पास बड़े चेहरे भी हैं, यहीं पर कांग्रेस के पास ज़मीन भी है और यहीं पर कांग्रेस के लिए एक उम्मीद भी है, खास करके मुसलमान वोटों के बीच में। अब सोचिए, जहां पर 3% के आसपास पिछली बार विधानसभा में वोट शेयर रह गया था, अगर उसमें 10 से 12% की वृद्धि हो जाती है और वो कहीं डबल डिजिट में 12-14%, 15% के आसपास चला जाता है, तो उसको बढ़ाना आसान होगा, क्योंकि बीजेपी एग्जाम्पल है जो 2016 में 3 या कितनी सीटों से पहुंच के सीधा 70 सीटों पे पहुंची थी। लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद इसी में दिख रही कि अगर कांग्रेस 10% वोट भी तृणमूल कांग्रेस का खींचने में कामयाब हो जाती है तो पिछली बार जो गैप था वो उससे
कम था, तो बीजेपी को लग रहा है सत्ता उसके नज़दीक पहुंचेगी। और ममता बनर्जी को भी यही डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस ने थोड़ा भी बेहतर कर दिया तो मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए होगी। क्योंकि अभी ओवैसी और जो कबीर जो है वो हुमायूं कबीर, जो उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें सच्चाई खुल गई कि किस तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारे के लिए बाकायदा सेटिंग की गई थी, उस सेटिंग के खुल जाने के बाद अब एक ही होप है, वो है कांग्रेस, जो मुस्लिम वोटों में सेंध कर सकती है। तो ये खेल बड़ा अजीब सा पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि ना दोस्ती हो सकती है ना दुश्मनी हो सकती है। हाँ, अंदर खाते में एक दूसरे के लिए यूँ कहें कि आप दुर्भावना से ज़्यादा सद्भावना है। खास अगर मैं बीजेपी और तृणमूल की बात नहीं कर रहा, उनकी आपस में हो ही नहीं सकती कभी, लेकिन कांग्रेस को लेके बाकी दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं, कांग्रेस में भी अगर देखा जाए तो शायद ये है कि अगर बीजेपी थोड़ा ममता बनर्जी को पुल डाउन करने में कामयाब होती है तो इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस का रास्ता भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ममता बनर्जी बुलिंग बहुत करती है। ये बात तो कांग्रेस भी जानती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।